वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल बूस्ट। मैं हूं पुतुल कुमारी और आज मैं आप लोगों को इग्नू की 8181 हमारा जो बुक है, हमारा पर्यावरण या पर्यावरण अध्ययन, उसकी इकाई 1 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं। सेकंड हम पर्यावरण की अवधारणाएं पढ़ेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक और उसके प्रकार, जिसमें हमारे आएंगे पर्यावरण घटक, पर्यावरण के प्रकार और जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है पर्यावरण। फोर्थ पढ़ेंगे हम मानव पर्यावरण से संबंधित और संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना। सिक्स्थ पढ़ेंगे पर्यावरणीय अध्ययन की बहुविषयी प्रकृति। और फिर हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन का महत्व, फिर सारांश। ठीक है, तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए इसको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रस्तावना। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का होना ज्ञात है। पृथ्वी की विशालता के बावजूद भी जीवन उसके बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे जीवमंडल कहते हैं। सूर्य ऊर्जा एकमात्र स्रोत है जो विविध जीवन प्रकारों के रूप में सतत परस्पर क्रिया का संभव बनाता है। इस इकाई में पाठ्यक्रम के पहली इकाई होने के कारण शब्द पर्यावरण इन्वायरमेंट के समग्र अर्थ को बताया गया है कि व्यापक शब्दों में पर्यावरण में जीवों के प्रभावित व प्रत्येक चीज जिसमें भौतिक और सजीव दोनों कारक सम्मिलित हैं, उसे भौतिक और सजीव कारकों के बीच क्रिया और परस्पर क्रियाओं से संबंध को एक तंत्र बनता है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। इस इकाई में यह बताया गया है कि हम सजीवों के रूप में किस प्रकार पारिस्थितिक तंत्रों के अन्य सजीव और निर्जीव घटकों के परस्पर क्रिया करेंगे। तो हमें सबसे पहले इसमें प्रस्तावना में हमें बताया गया है कि पृथ्वी जो एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, ये हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में ही जीव जंतु पाए गए हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जीवमंडल क्या होते हैं। तो पर्यावरण क्या है। पर्यावरण यहाँ पे बताया जाता है, पर्यावरण वो शब्द है जिसमें जो जीवों को प्रवाहित करने वाली प्रत्येक चीज़ जो भौतिक और सजीव दोनों से सम्मिलित हो, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। फिर हमारा सदियों से मनुष्य ने पृथ्वी और पर्यावरण को वस्तुतः असीमित संसाधन माना है, लेकिन सूक्ष्म और क्रमिक परिवर्तनों ने हमारे पर्यावरण को अनेक विभिन्न तरीकों से परिवर्तित किया है। परिवर्तनशील परिदृश्य में पिछले वर्ष में विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव जनसंख्या में वृद्धि का एक विषय उल्लेख किया गया है। हम आशा करते हैं कि इस इकाई में आपको पर्यावरण और उनकी विभिन्न घटकों की बेहतर तरीके से समझने की सहायता मिलेगी। हम इस बुक में पूरी पर्यावरण को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और पर्यावरण से हर चीज़ को, एक एक चीज़ को रिलेट को इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे, पहला हमारा है पर्यावरण की अवधारणा। तो आप सभी लोग पर्यावरण से अच्छी तरह परिचित है। जो भी हमारे आसपास में सभी पर्यावरणीय जो नेचर के द्वारा प्राप्त होता है, यानी जो भी प्राकृतिक वस्तु है जो भगवान बनाता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अवधारणाएं पढ़ेंगे। तो प्रत्येक जीवित जीव को एक विशिष्ट परिवेश अथवा माध्यम होता है जिसके साथ वह नियंत्रण परस्पर क्रिया करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है और जिसके प्रति वह पूर्णतः अनुकूल होता है। यह परिवेश प्राकृतिक पर्यावरण है। शब्द प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे मन में भूदृश्य जैसा मृदा, जल, पर्वत और मरुस्थल के व्यापक आयाम आते हैं, जिन्हें अधिक यथारूप से भौतिक अथवा अजैविक प्रभाव वो जैसे आर्द्रता, तापमान, मृदा के गठन, वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसमें जीव विज्ञान अथवा जैविक प्रभाव के सूक्ष्म और जंतुओं के रूप में सम्मिलित होते हैं। अतः पर्यावरण को किसी जीव को, परिवेश को, सजीव और निर्जीव घटक प्रभाव का योग की परिभाषित किया जाता है। तो पर्यावरण क्या होता है, हमारे यहाँ पे बताया गया है। पर्यावरण जो है वो एक परिवेश है, और वह परिवेश जहाँ पे लोगों को, ठीक है, जीवित या जीव जंतु जो भी होते हैं उसके अनुकूल वहाँ पे ढाला जाता है। तो उसे हम परिवेश अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, जो खुद स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि इसमें भौतिक अथवा अजैविक प्रभाव, जैसे कि यहाँ पे इसमें जीव विज्ञान और जैविक प्रभाव का सूक्ष्म और जंतुओं से सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे बताया गया, जैसे अगर हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पता करें तो प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण है इसमें मृदा, जल, पर्वत, भूमि, ये सब हम नहीं बनाए, ये पर्यावरण के द्वारा बनाया गया है, यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं।
फिर है हम सब पहले से आरंभ करते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो शब्द इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या होता है? पर्यावरण। फ्रांसीसी शब्द एनवायरमेंट से व्युत्पन्न जिसका अर्थ है घेरे हुए अथवा इर्द गिर्द, जबकि मेंट का अर्थ होता है क्रिया यानी पर्यावरण। एनवायरमेंट जीव और प्रकृति के बीच क्रिया है। मनुष्य के लिए अनेक प्रकार के पर्यावरण होते हैं, जैसे घर का पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण इत्यादि। यहाँ पे जो है एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो है वो फ्रांसीसी शब्द में एनवायरमेंट कहा जाता है, और पर्यावरण यहाँ पे जीव और प्रकृति से के बीच में परस्पर क्रिया को कहा गया है। लेकिन हम सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण की चर्चा करेंगे, वायु, जल, थल, पादप, जंतु तथा जीव। प्राकृतिक में कोई भी जीव अपने पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया करके उसे प्रवाहित करता है और उसके द्वारा प्रवाहित होता है। अतः पर्यावरण वायु, जल और थल कुल योग है। फिर किसी जीव के जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का सबसे प्रमुख गुण पर्यावरणीय तत्व की परस्पर क्रिया है। यह अजैविक और जैविक कारक गति प्रक्रिया होते हैं और जीवन के प्रति क्षण के दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले इस बुक में हम इस जो अध्याय या पर्यावरण की अवधारणा, इसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण, और इसमें हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो हम जानते हैं कि पर्यावरण बहुत प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जैसे जल, भूमि, वायु, थल, जीव, जंतु, सारा कुछ। और ये जो पर्यावरण है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनके दो प्रकार होते हैं, जैविक और अजैविक प्रकार। जैविक जिसमें कि प्राण होता है, ठीक है। जैविक उसे बोलते हैं जिसमें जान हो, और अजैविक जिसमें जान ना हो, निर्जीव वस्तु को बोलते हैं, ठीक है, जिसको अजैविक बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जैविक अजैविक। अगर हम जैविक का एग्जाम्पल देखें तो जीव, जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ आ जाएंगे, और अजैविक में भूमि आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा, ये सब सारे अजैविक पर्यावरण है। फिर है हमारा, हम एक इस फोटो के द्वारा समझेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, ठीक है, कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम देखिए जल, तो तापमान, तो पानी, सारा कुछ है यहाँ पे। अजैविक और जैविक दोनों कारक है जो कि यहाँ पे परस्पर एक दूसरे से क्रिया कर रहा है। यहाँ पे एक दूसरे से क्रिया कर रहा है, जैसे मृत जीवी है, झींगा मछली है। मछली भी पानी पे निर्भर है, अगर उसे पानी ना मिले तो यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे पे सब निर्भर कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जो पर्यावरण परस्पर क्रिया कर रहे हैं एक दूसरे से, प्राकृतिक और जीव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे 1.3 पर्यावरण के घटक और उसके प्रकार। तो हम जानते हैं पर्यावरण के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? तो जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक उसे बोलते हैं जिसमें जान हो, अजैविक घटक उसे कहते हैं जिसमें जान ना हो, निर्जीव हो। तो यहाँ पे समझाया गया है कि अजैविक घटक जो निर्जीव होता है, जैसे प्रकाश, वर्षण, आर्द्रता और जल, तापमान, वायुमंडल, गैस, मौसमी परिवर्तन, स्थलकृत। और जैविक घटक उसे बोलते हैं जैसे पादप हो गया, मनुष्य, परिजीव और सूक्ष्म जीव समेत सभी जंतु अपघटक जिसमें भी जान होती है, उसे हम बोलते हैं अजैविक घटक। अब हम देखेंगे पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा का स्मरण कीजिए और प्राकृतिक तालाब में रहने वाली एक मछली पर विचार कीजिए, जिसके विषय में हम पिछले अनुभव में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इसका बाह्य पर्यावरण तालाब का जल होगा जिसमें यह रहती है। जल में पोषक, ऑक्सीजन तथा अन्य जीव होंगे जिनकी मछलियों को जीवन निर्वहन के लिए आवश्यकता होती है। बाह्य पर्यावरण के विपरीत मछली के शरीर गुहा के आंतरिक पर्यावरण प्रदान करती है, जो बाह्य पर्यावरण के काफ़ी अलग होती है। शरीर की सतह मछली के आंतरिक और बाह्य पर्यावरण के बीच में विनय अवरोध का कार्य करती है। आंतरिक पर्यावरण, बाह्य। तो अब हम यहाँ समझेंगे पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पर्यावरण? तो एक होते हैं बाह्य पर्यावरण और दूसरा होता है आंतरिक पर्यावरण। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे एक तालाब है और यहाँ पे एक मछली है, ठीक है। तो मछली जो पानी के अंदर में है वो हो गया आपका आंतरिक पर्यावरण, और जो पानी में ऑक्सीजन है, आपका ऑक्सीजन है, पोषक है, जीव जंतु, ये सब तुम बाह्य पर्यावरण हो गए। मतलब पानी के अंदर जो मछली है, जीव जंतु, वो आपके आंतरिक पर्यावरण, और जो पानी के बाहर, पानी जो है, पानी, पेड़ पौधे सारे कुछ बाहर में, वो हो गए बाह्य पर्यावरण। तो पर्यावरण को यहाँ पे दो प्रकार में बांटा गया है।
यहाँ पे आपको यही समझाया गया कि वह तालाब जिसमें मछली रहती है उसका प्राकृतिक पर्यावरण है। तालाब के अजैविक कारक जैसे प्रकाश, तापमान, गहराई, पोषक और घुली हुई गैस मछली के लिए जीवन निर्वाह की रासायनिक और भौतिक कारक प्रदान करती है। तालाब में रहने वाले अन्य जीवों जैसे जीवाणु, कीट, कृमि, मधु, कवची जीव, टडपोल, मेढक और जलीय वनस्पति मछली के लिए भोजन हो सकती है। भूमि और ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण उदाहरण है वन, घास के मैदान, सवान, मरुस्थलीय सम्मिलित है। अभी तक हमने सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण की चर्चा की है, लेकिन पर्यावरण के कुछ ऐसे घटक भी हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं, जैसे खेत, शहर, औद्योगिक स्थल, घर वगैरह वगैरह। सारा कुछ मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। यहाँ हम देखेंगे कि पर्यावरण जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आ जाता है, तो आपका पेड़ पौधा, जमीन, बादल, पानी, सारा कुछ जैसे महासागर, झील, तालाब, नदी, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान इत्यादि क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। उसके बाद है मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण जैसे बगान, बगान कौन बनाता है, मानव बना रहा है। वृक्षरोपण, फिर हो गया सड़क, ये सब सारे कुछ हमारे मानव निर्मित पर्यावरण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव निर्मित पर्यावरण जैसे उद्योग, शहर, घर, बाग बगीचे, खेत, कस्बे, ये सब सारे मानव ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये सबको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग जाने कि आंतरिक और बाह्य पर्यावरण, ठीक है, क्या होता है। फिर हम जानते हैं कि मानव निर्मित पर्यावरण भी होते हैं जो मनुष्य के द्वारा भी बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व। तो जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व से हम समझते हैं कि जीवन अगर हमें जीना है तो हमें हमारे लिए पर्यावरण भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बिना पेड़ पौधे के ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। बिना पेड़ पौधे का ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो पेड़ पौधा से, तो हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण, जीव जंतु, पेड़ पौधे। तो देखो, जीव चाहे किसी भी प्रकार के पर्यावरण में रहते हो, उन सभी को अपनी उत्तरजीविका के लिए निर्वहन तत्व की आवश्यकता होती है। इनमें वायु जिससे हम सांस लेते हैं, और भोजन और जल जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, और आश्रय चाहे प्राकृतिक गुफाएं एवं वृक्ष से बने घर अथवा कृत्रिम आवास जैसे मकान सम्मिलित है। पर्यावरण एकमात्र ऐसा स्रोत है जो इन जीवन समर्थन निर्वाह करने वाले तत्वों को प्रदान करता है। पर्यावरण से हम समझ गए कि पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं कि पर्यावरण जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बिना पर्यावरण को नहीं रह सकते, बिना इन्वायरमेंट के हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमें सांस लेना ही है, पानी पीना ही है। जीने के लिए पानी और सांस और भोजन हमें अति आवश्यक है। इस वजह से तो हम समझ गए इसमें कि पर्यावरण का क्या महत्व होता है। तो यहाँ तो हम भूमि का उपयोग फसल उगाने के लिए करते हैं। मृदा पादपों की वृद्धि की आवश्यकता पोषक प्रदान करती है। भूमि प्रकार किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले मृदा प्रकारों का निर्धारण करता है और स्वयं मृदा का स्थान से दूसरे पर भिन्न होता है। कुछ मृदाएं पोषक से समृद्ध होती है और अन्य में उनकी कमी होती है। जिन मृदाओं में पोषक की कमी होती है उन्हें उर्वरक को मिलाने की आवश्यकता होती है। जलवायु तथा अल्पकालिक मौसम परिवर्तन की पहचान मुख्य रूप से पवन, तापमान, दाब और वर्षा से होती है। इनका निर्धारण वायुमंडल के गुणों में से होता है। वायुमंडल की वायु सजीव को ऑक्सीजन प्रदान करती है, जिसके बगैर अधिकांश जीव का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बोध प्रश्न 1 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर्यावरण के भौतिक घटकों के महत्व पर वर्णन करें। पर्यावरण के जो भौतिक महत्व है उस पर आपको वर्णन करना है 30 शब्दों में। और दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व को संक्षेप में समझाइए। तो अभी हम लोग ने पढ़ा, तो इसका क्वेश्चन आप खुद से लिख सकते हैं, नहीं तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद खुद से लिख कर इसका आंसर भी दूंगी। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पर्यावरण के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक पर्यावरण। अब हम मानव पर्यावरण से संबंध पढ़ेंगे, ठीक है, कि मानव पर्यावरण क्या होता है, कैसे। तो हम जानते हैं मानव पर्यावरण का मतलब आपको समझना है। जैसे घर हो गया, बाग बगीचे हो गया, ये सब बाग बगीचे हो गया, ठीक है, खेत वगैरह हो गया, जितना भी चीज़ मनुष्य बनाया है उसे सभी हम क्या बोलते हैं, मानव पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि हमने पिछले अनुभव में जानते हैं कि सभी जीवित जीव को अपने निर्वहन और जीवन के लिए अपने तत्कालीन परिवेश पर निर्भर करते हैं। यदि हम मानव सभ्यता इतिहास को देखेंगे तो भिन्न भिन्न स्थितियाँ दिखाई देती हैं। पहली स्थिति ये कि मनुष्य ने विद्यमान पर्यावरण स्थिति के साथ सामंजस्य समायोजन अथवा अनुकूल पर कर लिया है, जो सामाजिक या अनुकूल नहीं कर पाते हैं, नष्ट हो गए। इसी प्रकार की स्थितियाँ पादप और जंतु में भी देखी जाती है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, अमेजन प्रकृति का वंश में करने के लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी विकसित कर लिए हैं। ऐसा पूर्ण जागरण और औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से हुआ है।
हुआ है। ऐसा पूर्ण जागरण और औद्योगिक क्रांति के तेजी से हुआ है। इससे जीवन स्तर को बेहतर बना दिया और मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक बना दिया। यदि भी इससे पर्यावरण का अपूरणीय क्षति हुई है और मानव के समाज के साथ साथ पृथ्वी ग्रह उत्तरदायित्व के लिए खतरा हो गया है। देखो, जैसे मानव निर्मित संसाधन जो है, अगर हम बात करें तो मानव निर्मित जो मानव बनाया है उससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि पेड़ पौधे को काट कर कुर्सी वगैरह, टेबल, पलंग इत्यादि बनाए जाते हैं, जिससे हमारा जो पेड़ पौधा कट जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्राकृतिक में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो क्षति हो चुका है और बहुत ही हानि पहुंचता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हम मानव पर्यावरण से संबंध विभिन्न अभिअंगों यानी निश्चयवाद, संभावनावाद और पर्यावरणवाद को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे निश्चयवाद क्या होता है। तो हम जानेंगे निश्चयवाद क्या होता है। ठीक है, यह संकल्पना जर्मनी के भूगोलविद फ्रेडरिक रेजियल द्वारा विकसित की गई थी, जिसके बाद एल्सवर्थन हटिगर्टन द्वारा विस्तारित किया गया था। यह अभिगम प्राकृतिक मनुष्य को नियंत्रित करती है अथवा पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है की संकल्पना पर आधारित है। इसे पर्यावरणीय निर्धारणवाद भी कहते हैं। इसमें अभिगम के अनुसार मनुष्य काफ़ी हद तक प्रकृति से प्रभावित होता है। वास्तव में निश्चयवाद बताता है कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के अधीन है, क्योंकि मनुष्य जीवन के सभी आयाम जैसे शारीरिक स्वास्थ्य और कल्पना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और सौंदर्य बोधि भौतिक पर्यावरण पर ना सिर्फ निर्भर करते हैं बल्कि उसके रूप में इसका द्वारा नियंत्रित भी होता है। तो निश्चयवाद किसे कहते हैं? निश्चयवाद जो होता है वो हम उसे कहते हैं जो मनुष्य के जीवन के आयाम में यानी कि शारीरिक जो सुख देते, जैसे कि हम पर्यावरण को क्षति पहुंचा के अपने लिए आवश्यकताओं का सामान को बनाते हैं, लेते हैं, तो उसी को यहाँ पे निश्चयवाद कहा गया है। अब हम देखेंगे संभावनावाद। संभावनावाद, ठीक है, संभावनावाद होता क्या है? तो यह शब्द फ्रांसीसी इतिहासकार लुइसियन फेवर द्वारा दिया गया था, जो मानव पर्यावरण से संबंध के अध्ययन के संभावनावाद का अभिगम पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना की एक प्रशाखा है। ऐसे मानव पर्यावरण संबंध का विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति से प्रवाहित है। संभावनावाद बताता है कि भौतिक पर्यावरण निश्चय होता है और मनुष्य सक्रिय क्रमक है जो पर्यावरण संभावना के व्यापक विस्तार के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अनुसार मानव कार्यकलाप का पैटर्न प्राकृतिक ढांचों में प्राचलन कर रहे मनुष्य की पहल और गतिशीलता का परिणाम। यद्यपि संभावनावादियों द्वारा इसे पर सहमति हो गई थी, मनुष्य में प्रकृति के पुनः वंश में कर लेने की क्षमता नहीं है और ना ही वह सदैव इस पर विजय पा सकते हैं। इसको फलस्वरूप कुछ भूगोलवेदी प्रकृति के साथ सहयोग अर्थात मनुष्य और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का भरोसा दिलाया गया। संभावनावाद में यह भरोसा दिलाया गया। संभावनावाद जो है वो आपका निश्चयवाद का ही प्रशाखा है, जिसके अंतर्गत हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से उन्नति प्राप्त करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी कैसे इसमें यूज़ किया गया है और भौतिक पर्यावरण का निष्क्रिय होता है। संभावनावाद में बताया गया है कि मनुष्य जो है इसमें पर्यावरण को बिना मतलब कि बिना ना पर्यावरण को ये क्षति पहुंचाएंगे और ना उस पर मतलब कि निर्भर होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये सहमति संभावनावाद द्वारा इस सहमति को मनुष्य की प्रति को वंश में कर लेने की क्षमता नहीं है कि पर्यावरण को वो वंश में नहीं कर सकता है, जिसे हम संभावनावाद कहते हैं। अब हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकीय अभिगम। यह अभिगम पारिस्थितिक के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है, जो एक तरफ जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच और दूसरी तरफ पारिस्थितिक तंत्र के जीव के मध्य परस्पर क्रियाओं का अध्ययन है। इस अभिगम में मनुष्य को प्राकृतिक या परिवर्तन के अभिगम भागों के रूप में वर्णित किया गया। मनुष्य के सबसे कुशल और बुद्धिमान होने के कारण उसकी प्रकृति पर्यावरण का उतना उत्पादक और स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितना उसे होना चाहिए। इस अभिगम में प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग पर बल देता है। पारिस्थितिक में कुछ मौलिक सिद्धांत का ध्यान भी रखते हैं। पारिस्थितिक अभिगम अच्छी तरीके से सतत विकास का पर अवधारणा है। अब देखो, जो पारिस्थितिक अभिगम है इसका कहना था कि बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए विकास करना, जिसे हम
सतत विकास पोषण या फिर सतत विकास पर्यावरण भी कहता है, ठीक है। तो इसमें हमारा था कि इसमें हम बिना बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए ही इस पर्यावरणवाद को बढ़ाते जाए, जैसे कि इसमें बिना पेड़ पौधा को काटे ही हम अपने देश को और भी ये डेवलप कर सकते हैं। हमें जो जो चीज़ की आवश्यकता है, अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हमें उसके बदले 2 पेड़ भी लगाने हैं। यहाँ पे इसी कंसेप्ट को हमें समझना है और यहाँ पे बताया गया है कि हम कैसे पर्यावरण को सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न 2, तो आप यहाँ पे भी देखिए क्या है कि रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है, तो आप इसे भर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में मैं आपको सारे क्वेश्चन दूंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक, फिर पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगी।